कि जब विभाजन हुआ कितनी बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ और आने वाले समय में फिर कोई विभाजन भारत को ना झेलना पड़े, इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार रहे। और इस कालखंड में आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आज सनातन सर चढ़ करके बोल रहा है। पूरा विश्व सनातन को समझने के लिए, सनातन को जानने के लिए आज बेताब है। जैसे हम लोग दिवाली पे पटाखा दगाते हैं तो कुछ पटाखा फुस हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनकी मिसाइल और उनके जो ड्रोन थे वो सब फुस हो गए। लेकिन भारत की जो स्वनिर्मित मिसाइल थी, जो भारत की सैन्य शक्ति का शौर्य पराक्रम पूरे विश्व ने देखा कि काशी क्षेत्र में हमारे 16 जिले हैं संगठन के दृष्टिकोण से। उन 16 जिले में प्रतापगढ़ 3 लाख के लगभग सदस्यता करा करके प्रथम स्थान पर रहा। न 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, अब अगर पढ़ा तो दैयों से बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक और आप देख रहे हैं सोशल नेताजी। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आलोक जी। जी, जैसे कि आप शिक्षक रहे हैं और आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? ये आप हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, शिक्षक तो मैं बाद में बना, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तभी से संघ में जाना, विद्यार्थी परिषद में काम करना और एक था। लेकिन फिर बीच में एक ऐसा कालखंड आया कि राजनीति के साथ-साथ मुझे शिक्षक की जॉब मिल गई और मैं शिक्षक अध्यापन कार्य भी करता रहा। करने के साथ-साथ जब समय मिलता था तो राजनीति भी करता था और इसी तरीके से एक राजनीतिक सफ़र चालू हुआ। जी, जी। तो राजनीति में आप अपनी प्रेरणा किसको मानते हैं? किसी राजनेता को या फिर घर से या किसी ने आपको प्रेरित किया या आपने स्वयं से ही स्वप्रेरणा से राजनीति में कदम रखा? देखिए, मैं किसी राजनैतिक बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। जी। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार का, और हमारे घर में सभी पिताजी भी एक यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे। एक सामान्य घर से था, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही कुछ लोगों से संपर्क हुआ, तो जिसके कारण विद्यार्थी परिषद से एक जुड़ाव, एक खिंचाव हुआ और फिर विद्यार्थी परिषद में काम करने लगा। विद्यार्थी परिषद के काम करने के बाद फिर मुझे प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया गया। जिला संयोजक बनाने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री हुआ। जिला मंत्री के बाद मैं जिला महामंत्री हुआ और जिला महामंत्री के बाद जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार मिली, फिर दोबारा भी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई है। अब ये संगठन का और शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने कुछ मेरे अंदर देखा होगा, जिस पे उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जमाया और जो ज़िम्मेदारी मिली है, उसको पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, जैसे कि आप जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, तब से लेके आज तक में आपने क्या क्षेत्र में चैलेंजेस देखे? प्रतापगढ़ में कौन-सी ऐसी जन समस्याएँ थी जिसके निराकरण के लिए आपने प्रयास किए या प्रयासरत हैं? देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी, सबसे विशाल पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ा परिवार है और ज़ाहिर-सी बात है कि जब परिवार बड़ा होगा, तो एक परिवार में जहाँ 5 लोग, 6 लोग रहते हैं, वहाँ पे सबको सँभालना मुश्किल होता है। तो बड़े परिवार में ये सब चैलेंजेज़ आते रहते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी परिवार के हमारे सदस्य, हमारे कार्यकर्ता हैं, वह छोटे-मोटे कभी समस्या, छोटे-मोटे ईगोज़ आते रहते हैं। लेकिन जब कभी भी पार्टी की बात होती है, जब कभी कमल के फूल की बात पे आन-बान पे बात आ जाती है, तो सभी लोग अपने सारे गिले-शिकवे, सारी चीज़ों को भुला करके वो कमल के फूल के लिए दीवाने हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो आज केंद्र में, प्रदेश में, कई प्रदेशों में हमारी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। जी, जी। जैसे कि आप जब शिक्षक थे, तो उस दौरान आपकी जो छवि है, एक स्ट्रिक्ट शिक्षक की रही है।
तो आप राजनीति में कितने स्ट्रिक्ट हैं? आपको आप किस हिसाब से मतलब लोगों को मैनेज करते हैं या जन समस्याएँ जब आपके पास आती हैं, लोग कहते हैं तो कैसे आप उसको समाधान करते हैं? किस प्रकार से आपका रुख रहता है? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि मैं पेशे से शिक्षक था। शिक्षक के साथ वो भी मैं गणित का शिक्षक था और जब भी मैं पढ़ाता था, तो एक क्लास में अनुशासन शिक्षक वैसे भी अनुशासन प्रिय होता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा डिसिप्लिन पे विशेष विश्वास करता था। और बच्चों को एक पहले प्राइमरी लेवल पर उनको 1 बार सुधरने का, 2 बार सुधरने का, 3 बार सुधरने का अवसर प्रदान करता था और एक उनकी काउंसलिंग भी करता था, एक बौद्धिक रूप से उनको तैयार करता था कि उनको समझाता था कि ये प्लस, ये माइनस तुम ये करोगे, तो ये अच्छे बनोगे, नहीं करोगे तो एक बच्चे को समझ में आती थी। और प्रतापगढ़ में शिक्षक के रूप में लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, बहुत सराहा और आज भी मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी तमाम कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिस क्षेत्र में हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी काम ना कर रहे हों। लेकिन वह शिक्षक का जो प्रोफ़ेशन था वो अलग था, राजनीति में अलग है। शिक्षक के प्रोफ़ेशन में हमारे संपर्क में बच्चे आते थे। वो जो बच्चे होते हैं, बच्चे एक पूरी तरीके से डेवलपिंग स्टेज में होता है। डेवलपिंग स्टेज में रहते थे। एक कच्चे मिट्टी का घड़ा रहता था, उनको हमें तराशना रहता था। लेकिन यहाँ पर राजनीति में बच्चों के पिताजी से संपर्क हो रहा है, तो निश्चित रूप से चैलेंजिंग तो रहती ही है। जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव है, सभी पार्टियों ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब आज एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है कि 2027 के चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा? हर पार्टियां उसको साधने के लिए अब प्रयासरत दिखती हैं। तो जिला प्रतापगढ़, यहाँ की राजनीति को साधने के लिए आपने क्या सोचा है कि 2027 के चैलेंज को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सभी पार्टियां अब तैयारी शुरू कर रही हैं, कर दी हैं। सभी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी साल के 12हों महीना, हफ्ते के सातों दिन उसके कार्यकर्ता फील्ड में रहते हैं और लगातार वो तय हम कभी चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। हम सेवा ही संगठन मान करके अपनी जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करते रहते हैं। जबकि और पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो जब चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर पहले वो मैदान में आते हैं। और हमारा कार्यकर्ता पूरे ईमानदारी, पूरे लगन, पूरी निष्ठा के साथ कार्य सभी पब्लिक के बीच में, सभी जनता के बीच में जा कर के वहाँ पर एक सेवा करने का काम करता है। इसलिए और दूसरी चीज़, आज जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार और उसके जो काम हैं, जो उन्होंने एक साफ-सुथरे छवि, साफ-सुथरी राजनीति का एक परिवेश बदलने का काम किया है। तो मुझको नहीं लगता है कि 2027 में कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आगे टिकने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जी, जैसे कि हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, अधिकतर उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को जैसे एक भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी के बाद अगले पीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेते हैं। जो हमारे चैनल के कमेंट्स में बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, जो कमेंट करते रहते हैं कि योगी जी पीएम बने। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी का जो व्यक्तित्व है वह इतना व्यापक, इतना विराट हो चुका है कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गए थे त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। तो वहाँ पर एक ऑटो से जा रहे थे, एक गाड़ी से,
तो वहाँ का ड्राइवर कह रहा है, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हो? उत्तर प्रदेश योगी जी के प्रदेश से? वहाँ तो बड़ा बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ अपराधी यहाँ अपराध करता है और अगले चौराहे पर पकड़ लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा योगी जी के चाहने वाले, योगी जी को पसंद करने वाले, योगी जी ने जो एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है, उसकी सराहना करने वाले उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पूरे देश के लोग आज योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं। और यह तो शीर्ष नेतृत्व की ऊपर की बात है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा। लेकिन जो मिसाल योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तुत किया है एक सरकार चला करके, वह अपने आप में निश्चित रूप से अतुलनीय है, उसका कोई जोड़ नहीं। जी, जैसे कि सीएम का प्रतापगढ़ में चाहे कभी चुनावी दौरा हो या कभी भी आगमन होता है, तो अगर हमारे प्रतापगढ़ की बात आए तो आंवले की चर्चा ज़रूर होती है। तो प्रतापगढ़ में आंवले की महत्ता को लेकर के या फिर आप प्रतापगढ़ के जनमानस से जुड़ा हुआ एक पहचान आंवला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जब भी प्रतापगढ़ आए हैं, जी, उन्होंने मंच से सार्वजनिक रूप से एक शब्द ज़रूर कहा है, "न सौ पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, और अगर पढ़ा तो दैयों से बड़ा।" यह मुख्यमंत्री जी के मस्तिष्क में एक प्रतापगढ़ के एक छवि उनके पास है कि प्रतापगढ़ के लोग बड़े होशियार, बड़े अच्छे हैं। और रही बात आंवले की, तो उन्होंने आंवले को प्रतापगढ़ में ओडी-ओपी में सम्मिलित करके आंवले को ऐसे ही पहचान दे दी है। और अभी आपने देखा होगा कि जब महाकुंभ लगा, पूरे देश के श्रद्धालु जब गंगा स्नान करने के लिए आए, संगम स्नान किए, संगम स्नान करने के बाद वह अयोध्या जाने लगे, तो पूरा रास्ते में एक तरफ से आंवले के प्रोडक्ट के जो स्टॉल लगे थे, वहाँ पर लोगों को आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का जो और उत्पाद है लेने के लिए जो एक लाइन लगी थी, वह अपने आप में निश्चित रूप से महाकुंभ में आंवले को पहचान दिलाने के लिए यह महाकुंभ एक वरदान साबित हुआ। जो लोग नहीं भी जानते थे कि प्रतापगढ़ आंवले के वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, सब लोग ले गए। और लेने के बाद अभी भी मेरे पास तमाम सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि अरे अध्यक्ष जी, आप वहाँ से कोई आ रहा हो तो मेरे लिए आंवले की कैंडी भिजवा दीजिएगा, आंवले का लड्डू भिजवा दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आज जो आंवला है वो पूरे देश में एक अपना स्थान बना रहा है। जैसे कि एक राजनैतिक के रूप में देखा जाए, प्रतापगढ़ में जैसे 7 विधानसभाएँ हैं। और अभी-अभी भाजपा के आप समझ लीजिए कि आप भाजपा से जिला अध्यक्ष हैं और हमारी सदर विधानसभा जो है वो भाजपा से राजेंद्र मौर्य जी वहाँ से विधायक हैं। एक विधायक वो हैं और एक विश्वनाथगंज में आपके सहयोगी हैं जीतलाल जी। तो कुल मिलाकर के अन्य जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं और उनके समाधान के लिए आपको क्या लगता है कि 2027 में हम प्रतापगढ़ में कितनी सीटों पे जीत दर्ज कर सकते हैं या चैलेंज को काफ़ी पहले से बढ़ा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज की डेट में हमारे पास भाजपा के 1 विधायक हैं और 1 सहयोगी दल के हैं। 7 में से हमारे पास 2 ही सीटें हमने जीता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसमें जो पिछली गलती हुई रहती है, हम लोग उससे सबक लेते हैं और उस पे आत्ममंथन, आत्मचिंतन करते हैं। और वह सारी तैयारी हम सब लोगों ने नीचे बूथ स्तर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके एक जो स्ट्रक्चर होता है चुनाव लड़ने का, उसको हम सब लोगों ने चुस्त-दुरुस्त कर लिया है और आने वाले समय में और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि और भी चुस्त-दुरुस्त कर लेंगे। तो मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रतापगढ़ की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, वह विजयी बने और सात की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के खाते में आए। यह मेरा पूरा प्रयास रहेगा और उसी के निमित्त मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जा कर के परिश्रम की पराकाष्ठा
जिसको कहते हैं वो करके किस तरीके से 7 की सातों सीटें भाजपा और सहयोगी दल के खाते में आए, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जी, जैसे कि आप प्रतापगढ़ में चाहे क कुंडा हो और ये आपका रामपुर खास हो, इन क्षेत्रों में जाते हैं, आपके बहुत सारे सहयोगी हैं, समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वहाँ किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिलता है? वहाँ की जनता क्या उनके माइंड में मतलब क्या चलता है? आपको क्या लगता है कि वो बदलाव के मोड में आते हैं या क्या चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? आने वाले समय में उन पे आपका क्या दृष्टिकोण होगा? जनता का आपका भी लेटेस्ट जब आपने अभी दौरा किया हो, वहाँ पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा हो? देखिए, सभी वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पहले वहाँ कार्यकर्ता ढूँढने से नहीं मिला करते थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं। अब हर जगह, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वह कमल खिलाने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। अब रही बात कि कुछ लोग वहाँ पे एक लंबे अरसे से लगातार वहाँ से जीतते चले आ रहे हैं, भाजपा लंबे समय से नहीं जीती है। लेकिन आलोक जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो पहले उनके जीत का जो मार्जिन हुआ करता था, वह मार्जिन लगातार हर बार कम होता जा रहा है और अब की बार तो बहुत ही कम मार्जिन से वो लोग जीते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि 2027 में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और अपने शीर्ष नेतृत्व की जो नीतियां हैं, जो आज हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि अगर आपको भी एक विधानसभा में अगर कमल खिलेगा, तो निश्चित रूप से जो विकास का पहिया आपके यहाँ धीमा हुआ है, वह विकास का पहिया तेज गति से दौड़ेगा। ऐसा सबके बीच में बता करके और प्रयास किया जाएगा कि अब की बार जहाँ-जहाँ हम नहीं जीते थे, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। जी, तो पहले की तुलना में प्रतापगढ़ में क्या आपको बदलाव नज़र आता है? बहुत पुराने समय से जब से आपने एक शुरुआत की या तब से लेके आज तक क्या बदला है प्रतापगढ़ में? 2014 के पहले और 2014 के बाद जी। निश्चित रूप से राजनीति में और हर जगह, चाहे वह जिस भी क्षेत्र में आप जाइए, वह विकास लगातार, कभी आपने कल्पना किया था कि यहाँ पर भी बाईपास बनेगा और प्रयागराज से, आज प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए चौड़ी रोडें बनेंगी, बनारस के लिए चौड़ी रोड बनेगी। आज सारे काम जो कभी हम सोचा करते थे, वह सारे काम हो रहे हैं और हम लोग पहले बचपन में कभी देखा करते थे पिक्चरों में कि हाई स्पीड ट्रेन जा रही है, लेकिन आज वह हाई स्पीड ट्रेन हम लोग, चाहे वो हमारी वंदे भारत हो, तेजस हो, उसको हम अपनी आँखों से साकार होते हुए, चलते हुए देख रहे हैं। और लगातार प्रयास जारी है और प्रतापगढ़ निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में प्रतापगढ़, जो पहले कहीं न कहीं ये माना जाता था कि प्रतापगढ़ अपराधगढ़ है, आज प्रतापगढ़ पूरी तरीके से अपराधियों से मुक्त हो चुका है। यहाँ जहाँ दिन दहाड़े छिनौती, फिरौती और हत्याएँ हुआ करती थीं, आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसपे पूरी तरीके से अंकुश लगा हुआ है। आज व्यापारी पूरी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है और अच्छा व्यापार कर रहा है। नए-नए प्रतिष्ठान, नए-नए शोरूम भी आजकल प्रतापगढ़ में खुल रहे हैं और जितना डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि शहर का हो रहा है, उतना ही डेवलपमेंट आज गाँव में भी हो रहा है। गाँव में भी जाइए, आपको पार्क मिल रहे हैं, बढ़िया तालाब हैं, तालाब के किनारे पार्क बनाए जा रहे हैं। एक मतलब ये कहा जा सकता है कि पहले की सरकारों के लिए ये चैलेंजिंग रहता था कि वो शहर का विकास करेगी कि गाँव का विकास करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जितना विकास शहरों का हो रहा है, उतना ही विकास आज हमारे गाँव का भी हो रहा है। जी, जी।
जैसे कि वो प्रतापगढ़ की ही सारी बातें चल रही हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये एक बेसिक ज़रूरतें हैं जो एक हर मतदाता या हर वोटर चाहता है कि हमारे क्षेत्र में कम से कम इन सारी सुविधाओं का एक अच्छा खासा व्यवस्था प्रबंध हो सके, समुचित। हालाँकि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज भी खुल चुका है और शिक्षा को लेकर के पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति हुई है। लेकिन अभी हाल ही में संसद में हमारे जो वर्तमान सांसद जी हैं, इन्होंने मुद्दा उठाया था कि महिला विद्यालय को लेकर के यहाँ पे कोई अच्छी महिलाओं की शिक्षा को लेकर के व्यवस्था नहीं है, उसको उन्होंने प्रयास किया है। तो भाजपा सरकार से मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ के लिए इन तीनों सेक्टर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या कदम उठा रही है या क्या उठाने के लिए प्रयासरत है अभी? देखिए, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना, ये आप भी जान रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया है। वहाँ पर पूरे प्रदेश से, पूरे देश से बच्चे आकर के एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पर बैचेज़ निकलना प्रारंभ भी हो गए हैं। प्रतापगढ़ में सिउसत में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनकर तैयार हो गया है। वहाँ पे अभी क्लासेस तो नहीं प्रारंभ हो पाई हैं, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ पर भी क्लासेस चलने लगेंगी और आने वाले समय में हम लोगों ने मांग की है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के लिए भी। जल्द ही केंद्रीय विद्यालय भी खुलेगा और अगर आप पहले से देखें, तुलना करें, हालाँकि प्रतापगढ़ पहले भी शिक्षा के मामले में रिच था। यहाँ पर भी बहुत सारे और जनपदों की अपेक्षा हमारे यहाँ काफ़ी इंटर कॉलेज थे और लेकिन उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जहाँ तक महिलाओं के लिए है, तो आज महिलाओं की शिक्षा भी आज हमारे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, हम नारी सशक्तिकरण की ओर बल दे रहे हैं और किस तरीके से हमारी बेटियाँ पढ़ें और बेटियाँ बढ़ें, इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं और आज हमारी बेटियाँ निश्चित रूप से हर क्षेत्र में कहीं पुरुषों से आगे रह रही हैं। ये हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं, उसी का एक परिणाम है। जी, जी। जैसे कि अभी हम पुराने दौर से ही लेकर के आज तक की बात करें तो लोग प्रतापगढ़ की तुलना सुल्तानपुर से करते हैं। कहते हैं कि सुल्तानपुर कभी बहुत पीछे था, प्रतापगढ़ एक दिखता था कि प्रतापगढ़ उससे बेहतर है। आज के समय में कहते हैं कि सुल्तानपुर भी काफ़ी डेवलप हो चुका है और प्रतापगढ़ भी पहले की तुलना में काफ़ी बदला है। तो इन दोनों के कंपैरिज़न में आप प्रतापगढ़ को किस स्थिति में देखते हैं आज की डेट में? देखिए, अब ये तो अलग बात है कंपैरिज़न करना किन-किन मानकों पे किया जा रहा है। लेकिन अगर सुल्तानपुर आगे बढ़ा है, अब तो प्रतापगढ़ भी सुल्तानपुर से ज़्यादा विकास किया है और आने वाले समय में और विकास करेगा, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी, जी, जी। जैसे कि अब हम आखिरी क्वेश्चन से पहले हम आपसे आपके ही जीवन से जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की कोई ऐसी घटना का ज़िक्र आप हमारे दर्शकों से ज़रूर करें, जिसमें मतलब चाहे वो एक प्रेरणा ले सकें, जिसमें आपको लगा कि वास्तव में ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो जाए ज़रूर होगा। मतलब जिसने आपको मोटिवेट किया हुआ कि अगर ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा। एक प्रेरक प्रसंग आपके जीवन का कोई भी हो, वो आप हमारे दर्शकों से ज़रूर साझा करें। अब देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन से था, पढ़ाई किया। पढ़ने में ये नहीं कहा जा सकता है कि मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी, मैं हमेशा सेकंड डिविज़नर ही रहा। लेकिन जब मुझे शिक्षा क्षेत्र में मुझे नौकरी मिली, पढ़ाने का अवसर मिला, तो मैंने अपने परिश्रम के माध्यम से और किसी काम में अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ अगर आप परिश्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और हम भी जब पढ़ाना शुरू किए, तो मैं पढ़ाने के पहले, क्लास में जाने के पहले, घर में रोज़ 1 घंटे, 2 घंटे बैठ के पढ़ा करता था, तो मेरे पिताजी कहते थे, "इतना अगर तुम अपने टाइम में पढ़े होते, तो आज तुमको ये पढ़ाने की नौबत ना होती, कहीं तुम भी आईएएस, पीसीएस हुए होते।" तो कुल मिलाकर के मेहनत अगर आप पूरे ईमानदारी से करेंगे, तो आपको हर फील्ड में सफलता मिलेगी। मैं उसी सिद्धांत पर चलते हुए
मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा, तो मैं अपने विद्यार्थियों को पूरे ईमानदारी के साथ गणित पढ़ाता था। और आज कहीं न कहीं हमारे विद्यार्थी प्रतापगढ़ जनपद में फैले हुए हैं। उनके से भी उनका बड़ा स्नेह मुझको प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। कहीं कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई बहुत सारे लोग हमारे पढ़ाए हुए आज बीटेक करके इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं। उसी मेहनत को ही मैं मेहनत को, परिश्रम को अपना मूल मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहा हूँ। और जब मैं जिला अध्यक्ष बना, मेरे यहाँ सदस्यता अभियान चालू हुआ। और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके, हम सभी कार्यकर्ता इतना परिश्रम करके मेहनत किए कि काशी क्षेत्र में हमारे 16 जिले हैं संगठन के दृष्टिकोण से। उन 16 जिले में प्रतापगढ़ 3 लाख के लगभग सदस्यता करा करके प्रथम स्थान पर रहा। और उसके लिए मुझको प्रदेश में सम्मानित किया गया। यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात रही। इसका श्रेय भी जो हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मेरे साथ लग कर के पूरे परिश्रम के साथ उस सदस्यता अभियान में प्रतापगढ़ को नंबर 1 बनाया। तो परिश्रम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जी, जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके सोशल नेताजी के चैनल के माध्यम से सभी से यह आग्रह करूंगा कि आज केंद्र और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, उसमें आज भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम अपने इसी तीसरे कार्यकाल में इसको विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और 2047 में यह भारत विकसित भारत बने, तो हमारे जो भी जनमानस हैं, नागरिक हैं, उनको राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना चाहिए। और जो भी आप काम करते हैं, उससे राष्ट्र का भला कैसे होगा, हमारे समाज का भला कैसे होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम रहें या न रहें, लेकिन हमारा देश रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे और भारतवर्ष का परचम, पूरे माँ भारती का परचम पूरे विश्व में लहराए। यही कामना सबसे करता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि हम सबको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जी, जी। जैसे कि हमारे दर्शकों का एक कमेंट में अधिकतर एक सनातन आस्था की बात होती है, जिसको लेकर के भाजपा अधिकतर से प्रखर रहती है इस मुद्दे पे। तो सनातन संस्कृति की महत्ता पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिसको जो भाजपा का एक विशेष मुद्दा हमेशा रहा है, जो जनमानस से जुड़ा हुआ रहा है? देखिए, सनातन हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है। चाहे जो भी त्योहार हैं, जितने भी हमारे पर्व हैं, उसमें कहीं न कहीं आप उसके अंदर अगर आप जाएँ तो उसमें एक ये लगेगा कि यह समाज को जोड़ने के लिए बना हुआ है। आप देखिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ। जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत विभाजित होगा, भारत विभाजन का दंश झेलेगा। लेकिन कहीं न कहीं विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। दोनों देश आज अपने आज़ादी को के समान रूप से उतने ही वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन भारत अपने सनातन संस्कृत के हिसाब से चला। हमने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या बनाया? पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अड्डा बनाया, उन्होंने लश्कर-ए-तोयबा बनाया, उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद बनाया। और भारत के लोग बिना हिंसा के, बिना उसके, हम लगातार अपने विकास की तरफ ध्यान देते रहे। और ये जो आज हम
डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं, हम इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान क्या पैदा कर रहा है? वो आतंकवादी पैदा कर रहा है। आतंकवादी क्या करता है? आतंकवादी लोगों को मारने का काम करता है, और हम जो पैदा कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, वह लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं। यह अंतर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और यही अंतर है सनातन संस्कृति में, कि भारतवर्ष हमेशा सनातन की तरफ से, सनातन संस्कृत को आगे लेकर के चला है। और इस कालखंड में आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आज सनातन सर चढ़ करके बोल रहा है। पूरा विश्व सनातन को समझने के लिए, सनातन को जानने के लिए आज बेताब है, और कहीं न कहीं उसको लोग उसका सम्मान करना शुरू कर दिए। जी, जी। जैसे कि अब आज़ादी से पहले 1947 के बाद से कई सरकारें आई, कांग्रेस काफ़ी लंबे समय तक रही है। तो देश के योगदान में उस पार्टी की भूमिका पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे जो सरकार रही हो, सभी ने प्रयास किया है, सभी ने देश का विकास किया है, अब कहीं कम, कहीं ज़्यादा। लेकिन ये जो विभाजन हुआ, जी। उस कालखंड में, वह विभाजन पूरी तरीके से गलत हुआ, और भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। उसको मनाने के पीछे का कारण है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वह उस बात को याद रखे कि कितना दंश देश ने, कि दर्द कितना कितना दर्द झेला है देश ने, कि जब विभाजन हुआ, कितनी बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ, और आने वाले समय में फिर कोई विभाजन भारत को ना झेलना पड़े, इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार रहे। तो हम सब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि आने वाली पीढ़ी इस बात को जाने, समझे।